नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव राजस्थान का। तो आज चुनाव राजस्थान का में बात होगी विधानसभा चुनाव में इस बार गहलोत सरकार के खिलाफ उठे सबसे बड़े मुद्दे की, और वो मुद्दा था अपराध। बीजेपी समेत विपक्ष ने हर बार हर चुनावी रैली में और अपने भाषणों में इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा उठाया, खास तौर पर महिला अपराध को। चुनावी भाषणों रैलियों में आपने अक्सर अपराध का खूब शोर सुना। अखबारों के फुल पेज विज्ञापन में राजस्थान में बढ़ते अपराधों का हवाला दिया गया। एनसीआरबी के आंकड़े पेश किए गए। किस तरह राजस्थान में अपराध, महिला अपराध बढ़ रहे हैं, इसकी जानकारियां भी मतदाताओं तक पहुंचाई जा रही थी विपक्ष द्वारा। जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी को उसके शासन वाले राज्यों की याद दिलाई, खास तौर पर मणिपुर की उदाहरण देकर कांग्रेस ने अपना बचाव किया। यानी पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ओर के नेताओं ने अपराध को राजस्थान में बचाव और घेराव दोनों के लिए ही इस्तेमाल किया। लेकिन विडंबना देखिए, राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले अपराध को बड़ा मुद्दा बना रही थी, लेकिन चुनाव में जनता के सामने खुद अपराधी और दागी प्रत्याशी खड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान में 1863 जो कैंडिडेट्स हैं, उन प्रत्याशी हैं, उनका विश्लेषण किया एडीआर ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो संस्था है उसने, तो करीब 17% प्रत्याशी दागी मिले और 236 पर तो गंभीर मामले चल रहे हैं। वैसे राजनीति में दागी अपराधी नई बात नहीं है। चुनावी लोकतंत्र और राजनीतिक सुधार में सबसे बड़ा रोड़ा रहा है दागी और राजनीति का अपराधीकरण। चुनाव आयोग चुनाव दर चुनाव सख्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है। इस बार भी विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने आदेश जारी किया कि पार्टियों को चुनाव के दौरान अपराधी दागी प्रत्याशियों की जानकारी अखबार टीवी चैनलों पर 3 बार सार्वजनिक करनी होगी। लेकिन दागी कैंडिडेट का नाम तय करने के 48 घंटों में पार्टियों को जनता को बताना था कि उन्होंने उस प्रत्याशी को क्यों चुना। लेकिन ना आपको याद होगा ना हमें कि कई पार्टियों ने ऐसा काम किया, और कोई सख्ती चुनाव आयोग की तरफ से भी इस पर देखने को नहीं मिली। लेकिन दलों ने इसका कितना पालन किया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। असल में जो बात चुनावी मुद्दा बन सकती थी, उसे पार्टियों ने दबा दिया। तो कुल मिलाकर भारत में 1980 के दशक से जो राजनीति में शुरू हुई अपराधियों की एंट्री अब धीरे धीरे व्यापक और संस्थागत रूप लेने लगी है। अपराधी दागी कैंडिडेट्स का चुनाव लड़ना अब बहुत आम है, उनकी एक्सेप्टेंस हो चुकी है। तमाम नियम और कानून बनाए जाते हैं, लेकिन जनता के सामने उनकी तादाद लगातार बढ़ते ही जा रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में जो कुल प्रत्याशी थे बीजेपी और कांग्रेस के, उनमें से कितने कितने दागी प्रत्याशी थे, और बड़ी पार्टियों के अलावा दूसरी पार्टियों के भी। तो दागी प्रत्याशियों की तादाद के मद्देनजर आज हम चुनावी चर्चा करेंगे, और ये सवाल आज इसलिए भी गंभीर है कि मतगणना से पहले ही एक मौजूदा विधायक और विधायक प्रत्याशी को जेल की सजा हो गई है। ये विधायक पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के समर्थक, जयपुर के चाकसू से कांग्रेस प्रत्याशी वेद प्रकाश सोलंकी की बात हो रही है। उन्हें चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने 1 साल के जेल की सजा सुनाई है। और हमारे पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन राजपुरोहित हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं, और बाकी अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रीटा जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, और नवीन चौधरी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप सभी का इस चुनाव राजस्थान का कार्यक्रम में स्वागत है। पहला सवाल मैं बीजेपी के चेतन राजपुरोहित जी से ही ले लेते हैं। राजपुरोहित साहब, बहुत बड़ा मुद्दा बनाया आपने चुनाव से पहले, महिला अपराध नहीं सहेगा राजस्थान। तमाम मुद्दों को किनारे कर सबसे बड़ा मुद्दा आपने गहलोत सरकार के सामने ये रखा। आपने एनसीआरबी के डेटा पेश किया। आपके प्रवक्ता जयपुर में आके अगर कॉन्फ्रेंस करते थे, दिल्ली में करते थे, सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा आपके शुरुआती दौर में ये देखने को मिला, और आपने फुल पेज विज्ञापन भी दिया अखबारों में चुनाव से पहले, मतदान से पहले। लेकिन हकीकत ये है कि जब आपके प्रत्याशियों पर भी नज़र डालें तो दागियों की आपके यहाँ भी भरमार मिलती है, और हर चुनाव की बात है। इस बार तो विडंबना देखिए, आपने मुद्दा ही अपराधों को बनाया था इस बार, खासतौर पर महिला अपराधों को, पर आपके यहाँ दागी कैंडिडेट्स की कमी नहीं है। मैं इसी मुद्दे पे आना चाहता था। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, महिला अपराध। अभी आपका जब ये डिबेट शुरू हुई, उससे पहले आपने जो मुख्य समाचार बताए राजस्थान के जी, वो मैंने सुने, और उसमें आपने देखा होगा कि 99% खबरें अपराध से जुड़ी हुई थी।
जिसमें 2 महिला अपराध से जुड़ी हुई थी। एक तो रेप पीड़िता को जला दिया, अजला सब उनका बरामद हुआ। एक सीरियारी थाना जो मेरे भी गृह क्षेत्र है, पाली क्षेत्र, उस वहाँ का आपने बताया। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, अपराध अपराध है, चाहे महिला जी कहीं की भी हो। किसी भी महिला के साथ अपराध नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। लेकिन दुख तब होता है जब चूज एंड पिकअप की राजनीति की जाती है। प्रियंका गांधी जी को हाथरस याद आता है, वो जाती जाना चाहिए। हम कभी ये नहीं कहते कि वहां नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन राजस्थान में भी अगर वो खाजूवाला चली जाती, अगर वो भीलवाड़ा चली जाती, अगर वो दरियावत चली जाती, तो अच्छा लगता। राजस्थान की महिलाओं को भी अच्छा लगता, राजस्थान के सभी लोगों को अच्छा लगता कि समानता का व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन जी जब हाथरस जाने वाली महिला राजस्थान पे आने पे जब चुप्पी साध लेती है, तब राजस्थान की जनता को समझ में आता है कि यहाँ पर ये राजनीति करने के लिए आए हैं। और मणिपुर का मुद्दा उठाएं, किसी का भी उठाए, मैं तो खुद कह रहा हूँ उठाना चाहिए। किसी भी स्टेट में हुआ तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दुख तब होता है जब एक स्टेट में जाकर के पैदल यात्रा करते हैं, सब कुछ करते हैं, दूसरे स्टेट में आते ही वो चुप्पी साध लेते हैं। वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, दूसरी बात, दुर्भाग्यपूर्ण तो आपने चेतन जी दुर्भाग्यपूर्ण है वाकई। अपराध और महिला अपराध दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब हम भी यही, चाहे आप सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, सवाल सबसे बड़ा अपराधों को लेकर है। उसका ये कोई नॉर्म नहीं माना जा सकता कि राजस्थान में हो रहा है तो मणिपुर का उदाहरण दिया जाएगा, दूसरे राज्यों का हाँ, उदाहरण दिया मैं जाएगा। यही कह रहा हूँ। लेकिन आपसे मेरा बड़ा सवाल ये है, आप अपराध को लेकर मुद्दा बनाने चले थे राजस्थान चुनाव में, कांग्रेस को आपने जमकर घेरा, और जाहिर तौर पर एनसीआरबी का डेटा देखें तो उसमें रिफ्लेक्ट भी होता है कि राजस्थान में अपराध में बढ़ोतरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने इसको बड़ा मुद्दा बनाया, होर्डिंग पोस्टर चुनावी रैलियों से लेकर आपके विज्ञापनों में देखने को मिला। लेकिन 199 प्रत्याशियों में से 61 दागी बैकग्राउंड के आपके कैंडिडेट्स हैं राजपुरोहित जी। हर तीसरा उम्मीदवार आपका दागी है, प्रत्याशी है आपका। मैं मनीष जी इसी पे तो आ रहा था। मैंने शुरुआत वहां से की थी। जी मैंने इसी पे इसलिए आ रहा था कि राजनीतिक क्षेत्र में जब कार्यकर्ता काम करता है, जैसे मैं हूँ, जी भगवान की कृपा है अभी तक कोई मेरे नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ जो कार्यकर्ता सड़क के ऊपर काम करता है और उसको चुनाव लड़ना है या कोई भी काम करना है, तो वो जनता के बीच में काम करता है, धरने करता है, प्रदर्शन करता है, सब कुछ होता है, लाठीचार्ज भी होता है, मुकदमे भी दर्ज होते हैं, चाहे जी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो। ये मैं भाजपा की नहीं, किसी की पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो जो मुकदमे दर्ज होते हैं, वो मुकदमे क्या होते हैं, फाइलें सुसुप्तावस्था में चली जाती है और चुनाव के समय वो फाइलें खुलती है, पहली बात। दूसरी बात, अपराध 2 तरीके के होते हैं, पॉलिटिकल मुकदमे, दूसरा क्राइम। क्राइम किसको कहते हैं? कहीं महिला के खिलाफ है, कोई गंभीर अपराध मर्डर का है, कहीं मारपीट का है, कहीं रंजिश का है, वो सब जी ठीक है, वो बिल्कुल मैं उनको दागी मानता हूँ मनीष जी, बिल्कुल मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ। लेकिन राजनीतिक मुकदमे जो होते हैं, वो आप भी जानते हैं मनीष जी, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है वो सब जानता है कि राजनीतिक मुकदमे अलग है। उनको अगर अपन, तीसरी बात, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे निर्णय लिए इस बारी। पब्लिकेशन का जैसे आपने बात की, होनी चाहिए, जनता को पता रहना चाहिए कौन कैंडिडेट कैसा है। सर, आपने किया क्या, आपकी पार्टी ने किया कि जो 61 प्रत्याशी आपने दागी उतारे, 3 बार उनके बारे में बताना था जनता को कि क्यों आप उनको चुन रहे हैं। मैं जानना नहीं, चाहूंगा, बिल्कुल आपको भी सब दर्शक सुन रहे हैं, मतदाता भी सुन बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल, इस मैं मंच इसी पर आप बात हूँ। बता दीजिए कि आपने 3 बार वो सार्वजनिक की क्या जानकारी कि हमारे आपको दागी क्यों जिन चुनना पड़ रहा है। जिन 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 आप नाम ले रहे हैं, हमारा जी एक भी प्रत्याशी राजस्थान में गंभीर अपराध में लिप्त नहीं है। जी 99% के जो मुकदमे हैं वो पॉलिटिकल मुकदमे हैं। हम्म और मैं बात स्टार्टिंग में, शुरुआत में मैंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति, लाठीचार्ज भी होता है। अभी हमारे सतीश जी भाई साहब का आपने देखा होगा, पेपर लीक के रीट प्रकरण के अंदर पांव में फ्रैक्चर हुआ था, जी मुकदमे दर्ज हुए थे, थाने में गए थे, थाने में गिरफ्तारियां दी थी। और जब सरकार किसी चीज को दबाने के लिए आ जाती है, सरकार अत्याचार करने पर उतारू हो जाती है, तो ये सरकार ने तो इतने झूठे मुकदमे किए राजस्थान के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं पर। अगर अपन लिस्ट लेके बैठे हैं तो सर, पूरी पार्टी डिबेट ही जब खत्म हो विपक्ष में जाएगी। होती तो हर पार्टी यही बोलती है हमें फंसाया जा रहा है, इतने विरोध। मुकदमे किए हैं, जी इतने मुकदमे किए, किसी को नहीं छोड़ा जिसका जीवन में कभी कोई मुकदमा नहीं था ना, जीवन में कभी कोई मुकदमा नहीं था, उनको भी मुकदमों की लिस्ट में खड़ा कर दिया, ताकि इनकी सोच ये थी जब पेपर नॉमिनेशन करेंगे तो खारिज हो जाएगा। लेकिन सरकार कार्रवाई करे तो पूरी करे, टाइमली चालान पेश करे, सजा दिलवाए उनको। सजा दिलवाने का काम ये सरकार नहीं करती है, ये केवल मुकदमे दर्ज करने का किया इन्होंने। और इन्होंने तो अपने विधायकों पर रासुका का मुकदमा दर्ज किया था, मनीष जी जी अगर याद है या नहीं है आपको, लेकिन मेरे को याद है। जी मानेसर जी कांड जी में इन्होंने अपने विधायकों पर, तो क्या वो विधायक सारे अयोग्य घोषित हो गए? जी रासुका लगाया था, आपको मनीष जी याद है नहीं? जी ये तो जी ऐसी हमने पार्टी है, खबरें चलाई हैं जी, याद है, अच्छे से याद है। कांग्रेस पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो अपने को तो मारती ही मारती है।
अपने नेताओं को तो इन्होंने किया ही किया है, और जी बड़ी फहरिस्त है लंबी, मैं बताना नहीं चाहता नाम यहाँ पर। कईयों की पॉलिटिकल इन्होंने हत्या की हुई है। जी लेकिन मैं ये कहता हूँ राजपुरोहित जी, लेकिन अपराधी बड़ी कोई भी बड़ी हो। बात यह है कि जो मामलों का जिक्र कर रहे हैं आपराधिक मामले, क्रिमिनल केसेस हैं, ये राजनीतिक मुकदमे होना अलग चीज़ है, लेकिन क्रिमिनल केसेस होना बड़ी बात है। आप बने रहेगा, आप जाहिर तौर पर अपनी पार्टी का बचाव करेंगे। रीटा जी भी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रीटा चौधरी जी, 198 आपके कैंडिडेट हैं, 47 पर क्रिमिनल केसेज हैं, 24% आपका, यानी आपका हर चौथा प्रत्याशी दागी छवि का है। आपकी तो बात ही आज आज आपके खुद जो एक कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वेद प्रकाश सोलंकी, उनको तो जो है आपके सामने ही है, उनको सामने जो चेक बाउंस के मामले में जो हुआ है 55 लाख का उन पर जुर्माना लगा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस जैसे पर? अभी हमारे बीजेपी भाई बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है सजा दिलाने का काम नहीं करती। जी आज ही वेद प्रकाश सोलंकी जी की सजा हुई है। नहीं, मैं तो वही वाकई में बोल रहा हूँ, ये आपको बड़ी हैरानी की बात है। आप देखिए कि अब आप ये तो मतगणना से पहले ही सामने आ गया जनता के सामने कि आपके मौजूदा विधायक हैं, प्रत्याशी हैं, जेल की सजा हो गई है चेक बाउंस मामले में। जो उन्होंने किया जिस सज्जन व्यक्ति के साथ में, वो टीचर के साथ में, उनकी पीड़ा हम दिखाई रहे लगातार, किस तरह से ज़मीन दिलवाने के नाम पे उनके साथ ठगी की गई। तो आपके तो सामने अब सजा ही हो गई है। क्रिमिनल केसेस तो हैं ही हैं आपके आपके भी प्रत्याशियों पर। नहीं, हम वही कह रहे हैं, ये बहुत अफसोस की चीज है जो राजनीति में मतलब हम गुंडागर्दी वाले लोगों को उतार रहे हैं। क्या हमारे भारत में पढ़े लिखे लोग, साफ सुथरे लोग नहीं है राजनीति अब में ये आने के सवाल लिए? तो आप ही को बहुत सारे पूछना लोग चाहिए। ऐसे। आपके मुख्यमंत्री मारवाड़ के गांधी कहलाते हैं। हम तो हमेशा सवाल करते हैं और हमेशा गुजारिश भी करते हैं, आप गुंडागर्दी वाले लोगों को राजनीति में ना उतारे, उनको जनता नहीं, से दूर लेकिन रखें। टिकटे तो बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत ने जो नाम बताए सबके क्लियर करा लिए उन्होंने आला कमान से। सर उस पे तो अंदर के काफी मंथन हुआ, पर कई मैं बार क्या वही हुआ, वही बोल रहा हूँ आलाकमान रीटा को जी, अगर मजबूरी में अगर ये बात तो फिर पता ही दूसरे होगा ना राज्य का अशोक जी को मुख्यमंत्री। किसकी छवि दागी है, किसके खिलाफ केस हैं, किसके खिलाफ नहीं है। आप कैसे फिर आप बचाव करें अपना कि आप बीजेपी सवाल करेगी तो आप मणिपुर बता देंगे, दूसरे राज्य बता देंगे, लेकिन आप खुद के यहाँ पे अपनी पार्टी में और अपनी सरकार में नहीं देखेंगे। ये एनसीआरबी का डेटा है। हम इसको किसी तरह से कोई दूसरी पार्टियां आक्षेप लगाएं अलग बात है। राजस्थान में अपराध बढ़ा है, पूरा देश देख रहा है। नहीं, सही कह रहे हैं आप। जैसे वेद प्रकाश सोलंकी जी का टिकट उस दिन लास्ट टाइम पे 9 बजे तक भी मतलब फाइनल नहीं था इनका। मतलब ऊपर ये क्या, वो पार्टी की जो अंदर होता है, ये मेरा हितैषी है, ये मेरा हितैषी, इसको टिकट दो। जी अभी सचिन जी का इतना प्रेशर था, मतलब लास्ट में वेद प्रकाश जी को ये टिकट नहीं, तो आप दिलवा बोलना चाह दिया। रहे सचिन जी का प्रेशर था इसलिए आपको अपराधियों को टिकट देने पड़े। सर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्टी के अंदर की जो चीजें थोड़ी, वो भी समझौता करना ही पड़ता है। बाकी 46 और प्रत्याशी हैं आपके जिन पर क्रिमिनल केसेज हैं। उन सब करीब पे वैसे ही 25 रही। करीब 25% प्रत्याशी आपकी पार्टी में, हर चौथा प्रत्याशी आपके यहाँ दागी है। नहीं, होना नहीं चाहिए। बहुत ही मतलब ये अफसोस की बात है आप तो खुद राजस्थान के महिला लिए हैं कि रीटा जी, आप समझ सकती हैं महिला अपराधों की जो विभत्सता इस वक्त राजस्थान में दिखाई दी है पिछले 5 सालों में। पहले भी अपराध हुए, लेकिन जिस तरह की विभत्स घटनाएं हो रही हैं वो वाकई मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। नहीं, वाकई में करती, हम खुद भी इस चीज को मानते आपको तो भी खुद हैं। को अपनी पार्टी को कंडेम करना चाहिए कि उन्होंने क्रिमिनल केसेस वाले लोगों को टिकट दिया है। खुद ही आपके आज एक विधायक हैं, उनको तो सजा भी हो गई है। सर हमें जब भी मौका मिलता आपके है खिलाफ हम बड़ा हमेशा मुद्दा बना अपराध। जी हम इस चीज को हमेशा टोकते हैं और हमेशा कोशिश भी करते हैं। मतलब इस तरह की चीजें पार्टी में नहीं होनी चाहिए। अगर हम बीजेपी को कहीं भी कहीं सवाल उठाते हैं तो पहले हम अपनी पार्टी में थोड़ा सा साफ सुथरा किया जाए। पहले अपनी पार्टी में सफाई करोगे जब भी दूसरे पे आप हाथ उंगली उठा सकते हैं। नहीं, लेकिन और सफाई तो नहीं आप होनी चाहिए। मतलब वाकई सफाई में बहुत ही अफसोस की बात है, जो अपराध बढ़ रहे हैं हमारे राजस्थान में वो नहीं होने चाहिए। नहीं, अफसोस तो ठीक है, अफसोस है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये रीटा जी कि अफसोस जताने भर से काम चलता नहीं है। आपने प्रत्याशी दिया, इनमें से जीतेंगे भी, आएंगे भी, सदन में भी बैठेंगे, और वही एक मखौल है प्रदेश की जनता का भी जो अपराध झेल रही है, और वहीं दागी उसी सदन में चुनकर आते हैं जहां पर जो देश और राज्यों को चलाने की जिन पर जिम्मेदारी है और कानून बनाने की जिम्मेदारी है, और उनको आप उनको प्रश्रय देते हैं, उनको आप टिकट देते हैं। आपके पास सर फिर इस क्या बात है, का जवाब होगा कि आपने जो 47 क्रिमिनल केसेस वाले इनको दागियों को टिकट दिया, क्या आपने सार्वजनिक किया उनका कि आप उन्हीं के अलावा क्यों कोई और ऑप्शन नहीं चुन पाए? आपको दागियों पे क्यों दाव लगाना पड़ा? सही कह रहे हैं आप। पर देखिए, कहीं ना कहीं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी भी को सोचती है देखकर कि आप बीजेपी रंग बदल नीति गए हैं, से आपका ये कहना है, क्योंकि वहां तो प्रत्याशी ज्यादा हैं। ठीक है, नवीन जी एक छोटा जवाब आप दे दीजिए, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है।
सोलंकी को इसलिए देना पड़ा कि बोल रहे हैं कि सचिन पायलट का दबाव था, बाकी 47-46 का क्या उस पर नहीं है, लेकिन क्योंकि खरबूजे दूसरे पार्टियां भी अपराधियों को टिकट दे रही है, इसलिए कांग्रेस की भी मजबूरी है। ये कांग्रेस के बचाव में कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है। तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूं, तो क्या हर बार एक अपराधी के ऊपर एक और अपराधी देते जाएं, और जी। अंत में जब मुद्दा हर बार फिर अपराध का मुद्दा आखिर क्यों दोनों पार्टियां अपने घोषणा पत्र में रखती हैं? क्यों ये सवाल उठाया जाता है कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है? और ये हर जगह है। राजस्थान में अगर महिला अपराध बढ़े तो मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। हर जी। जगह घूम फिर के जो है हमको आंकड़े वही दिखते हैं। एक पार्टी, चेतन जी ने खुद ये बात स्वीकार की कि एक जगह पर बात करते हैं, दूसरी जगह नहीं करते हैं। तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, यही काम कर रहे हैं। एक यहाँ पे मनीष, एक उपन्यास का मैं जिक्र करना चाहूंगा, राग दरबारी, जो 52 साल पहले लिखा गया था। उसमें एक पुराने प्रत्याशी को हटाने के लिए एक नए प्रत्याशी ने वोट मांगा। नए प्रत्याशी को जवाब मिला कि तुम्हें वोट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव प्रायः घटिया आदमी लड़ता है और एक घटिया को हटा के नया घटिया लाने का कोई तात्पर्य नहीं है। नहीं है। तो अब 52 साल के बावजूद जो है दोनों पार्टियों ने ये साबित किया है कि हमें घटिया ही लड़ाना है। गिरिराज मलिंगा का मैं एग्जांपल यहाँ पे जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि बात राजस्थान की हो रही है। एक दलित एट्रोसिटी की बात जो है दोनों पार्टियां उठाती हैं। एक जी। दलित का जो है किस तरह से उसके ऊपर हमला हुआ, पैर तोड़ा गया, ये हमने देखा। गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, मसला बहुत बढ़ा, बीजेपी ने बहुत अच्छा आंदोलन चलाया, मुद्दा उठाया, गिरफ्तारी का नाटक हुआ, छूट गए, केस नहीं हुआ। लेकिन वही गिरिराज मलिंगा को फिर बीजेपी क्यों लेके आई अपनी तरफ? क्या जिताऊ कैंडिडेट, ऐसा जिताऊ कैंडिडेट किसको चाहिए? मैं नहीं समझता कि एज अ वोटर मुझे कोई ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो आपके लिए जिताऊ है। आप मुझे सिर्फ अपराधी दे रहे हैं सामने, एक अपराधी के सामने दूसरा अपराधी। तो मेरे पास चुनने के लिए, एक वोटर के पास चुनने के लिए कम अपराधी का ही ऑप्शन बचता है। तो जाहिर तौर पर वोटर जो है कहां पर इस पूरे सिस्टम के अंदर है? वोटर को कौन सी पार्टी ध्यान दे रही है? ये सवाल जहां पर मैं आपकी तरफ से भी सभी पार्टी से पूछना चाह रहा हूं। और दिलचस्प बात यह कि शुचिता की बात करके राजनीति में आए आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां, उनका भी हाल कमोवेश देख ली तो इनसे ज़्यादा कई मायनों में तो बदतर ही दिखाई देता है अपराधियों को टिकट देने के मामले आपका। और चुनाव राजस्थान का में आज बात हो रही है दागी और अपराधी प्रत्याशियों की। जो बड़ी पार्टियां, जो फ्रंट रनर पार्टियां रहती हैं सत्ता को लेकर, बीजेपी और कांग्रेस, उनके यहाँ इस तरह के प्रत्याशियों की भरमार देखने को मिलती है। बाकी पार्टियों का भी हाल कमोबेश यही है। और इस बार अगर बात करें तो राजस्थान में करीब करीब 17% ऐसे प्रत्याशी रहे जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं, जो दागी हैं। बीजेपी ने करीब 60 से ज़्यादा लोगों को, इस तरह के दागियों को मैदान में उतारा। और कांग्रेस का हाल भी कमोबेश ऐसा है, 48 के आसपास क्रिमिनल केसेस वाले प्रत्याशी कांग्रेस से रहे। दोनों प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और नवीन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट। चेतन जी, आपका रुख कर लेते हैं। पहले बात हो रही थी आपसे ही ब्रेक से पहले, और रीटा जी ने कहा खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इशारा आप ही की ओर है उनका। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बात निश्चित रूप से जानता हूँ। मैं भी छात्र संगठन से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। मैंने 25-27 साल एक छात्र संगठन में दिए हैं। तो किस प्रकार से मुकदमे हमारे छात्र जीवन में शुरू हो जाते हैं कॉलेज में, वो हमने नजदीक से देखे हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, कि गंभीर अपराधों में लिप्त व्यक्ति जिनके ऊपर सजा हो गई, चालान पेश हो गया जी, उनको प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए। मैं पहले कहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में हर पार्टी की कोशिश रहनी चाहिए कि साफ सुथरी व्यक्ति का अगर प्रत्याशी है तो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और जनता भी आजकल इतनी जागरूक हो गई है मनीष जी, कि न्यूसेंस को लाइक नहीं करती है। मैंने बहुत रिजल्ट देखे हैं पिछले 10-15 सालों के, मैंने बहुत परिणाम देखे हैं। जो न्यूसेंस करते हैं, जो लोग टिकट भी ले आते हैं, जनता उनको नकार देती है। सर, सिर्फ अपराधियों को अगर नकारा जाता तो आप टिकट देना बंद कर देते। जनता की तो मजबूरी है, उसके सामने अगर उन सीटों पर चुनाव करना, अगर आपका कोई कार्यकर्ता है या फिर आपका कोई वोटर है जो आपकी पार्टी को वोट देना चाहता है और प्रत्याशी आप दागी उतारे, तो उसकी मजबूरी है, आपको चुनेगा या आपसे कम। जी, ये तो वो नवीन जी कह ही रहे थे कि कम खराब को चुनना, जो राग दरबारी का उदाहरण दे रहे थे, वो आज भी मौजूद है भारतीय राजनीति में। कम खराब को चुनना मजबूरी है वोटर की। तो आपने अगर 2018 के डेटा देखे हैं, जो रिजल्ट आए हैं, उसमें कम से कम 10-15 सीटें ऐसी है जहाँ नोटा जो होता है, नोटा के जो वोट है, उन्होंने कई प्रत्याशी को हरा दिया जी। जनता के पास विकल्प, चुनाव आयोग का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि कम से कम एक विकल्प तो पेश किया जनता के सामने।
और कई क्योंकि जगह आप तो सही बोल रहे हैं, नोटा क्योंकि के आप वोट तो तो अच्छा हैं। विकल्प देंगे नहीं, आप तो दागियों को टिकट देना बंद करेंगे हम नहीं, तो भारतीय जनता जनता कम से कम ये पार्टी तो भारतीय भला हो जनता निर्वाचन पार्टी विभाग का कि हाँ चुनाव आयोग का कि उसने नोटा दे दिया देश को। नहीं, उसमें दोनों ऑप्शन है, जी पार्टी के अलावा इंडिपेंडेंट भी आते हैं मनीष जी। जी चुनाव आयोग जिनको योग्य मानता है, चुनाव आयोग की जो योग्यताएं है, और ऐसे लोग भी देखे मैंने जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे थे, उनका नॉमिनेशन खारिज होते हुए भी मैंने देखा है। जी लेकिन चुनाव आयोग जिनको योग्य मानता, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो पार्टियों में भी है और निर्दलीय में भी है, इंडिपेंडेंट भी आते हैं। लेकिन जनता ऐसे लोगों को नकारने में आजकल पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूं कि जनता बड़ी जागरूक हो गई है। और नहीं अब जो पेपर में चेतन जी पब्लिक समय थोड़ा कम है, मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूं कि वाकई जनता जागरूक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जनता को ये भी पता है, लेकिन जनता को जानने के लिए आपको बताना था कि आप अपराधियों को टिकट और दागियों को टिकट क्यों दे रहे हैं, क्यों आपको उसका चुनाव बिल्कुल करना, क्या मैं मजबूरी बता रहती है? बीजेपी जो मैं पार्टी जो जनसंघ की बुनियाद पर बनी और आप पार्टी विद द डिफरेंस का नारा देते थे, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जैसे आपके यहाँ नेता रहे, सुचिता की बात करने की वाली पार्टी आप हमेशा रहे, उसके बावजूद आपको हर तीसरा प्रत्याशी आपका दागी है किसी ना किसी तरह से। आप दागी मान रहा नहीं है हूं तीसरा बहुत प्रत्याशी गंभीर मामले नहीं होंगे, मनीष लेकिन जी। लेकिन गंभीर मामलों की भी कमी नहीं है, जो 300 से ज्यादा मनीष जी प्रत्याशी आपराधिक मामलों के, उसमें करीब करीब सवा मनीष 200 जी से मैं ज्यादा गंभीर मामले हैं उनके खिलाफ। मनीष जी मैं इसी पे तो आ रहा हूँ, और जी शुरू में भी यही आया था। संक्षिप्त में जी कहा संक्षिप्त, दो तरीके के मुकदमे हैं। पॉलिटिकल मुकदमे, मैं बार बार कह रहा हूँ, पॉलिटिकल मुकदमे छात्र जीवन से लेकर के एमएलए का टिकट प्राप्त करता है, जब राजपूत जी, तक 10 उम्र पॉलिटिकल हो जाते हैं, आरोप बहुत वो गंभीर दागी आरोप में की नहीं श्रेणी में आएंगे, नहीं आते, वो आपको भी दागी में मालूम नहीं है। आएंगे। अब वो रीता जी का रुख कर लेते हैं। रीता जी राजनीतिक आपसे द्वेष की थोड़ा भावना समय, से किए राजपूत हुए जी समय मुकदमे थोड़ा हैं। कम है, संक्षिप्त में वो बड़ा राजनीतिक मुद्दा द्वेष है, की भावना रीता जी से से भी किए जान हुए लेते हैं। मुकदमे हैं, रीता वो जी दागी आपने में नहीं बचाव किया आएंगे। खरबूजे का उदाहरण देकर, लेकिन आपके खिलाफ अपराध बड़ा मुद्दा बना, उससे भी आपने सबक लिया नहीं। 47 प्रत्याशी आपने उतारे, और आपका उदाहरण तो आज हम डिबेट कर रहे हैं, उससे पहले आपके यहाँ तो एक प्रत्याशी को सजा भी हो चुकी है। नहीं सर, सबक लेना चाहिए। क्या और कहना चाहेंगे आप जो अपराध बचाव, महिला खासतौर पर लड़कियों लड़ सकती हो, तो नारा आप ही के यहाँ से दिया गया। जी, नहीं सबक लेना चाहिए और पार्टी को आगे से ख्याल रखना चाहिए, जितने दागी प्रत्याशी हैं उनको टिकट ना दिया जाए, उनको पार्टी से ही दूर रखा जाए, अगर ठीक है, जनता के लिए ठीक है। कुछ अच्छा करना चाहते हैं। नवीन जी लास्ट कमेंट्स आपके, वाइंड अप कमेंट्स, आप दोनों ही पार्टियों से कुछ कहना चाहें। पहला तो यही है कि ऑप्शन दे, ऐसा नहीं है कि जनता को जिताऊ कैंडिडेट जिसको आप मानते हैं वो सिर्फ अपराधी हो। जी राजनीति का काम सिर्फ यहाँ पे प्रत्याशी लाना नहीं। जब आप सेवा की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि राजनीति को सेवा ही दिखाएं। जब तक उसको एक ताकत का प्रदर्शन दिखाएंगे, ताकत के प्रदर्शन के लिए अपराधी ही सामने आएंगे। आम आदमी जो है वो, मेरे ख्याल से हम चारों जहां बैठे हैं, हम चारों राजनीति का हिस्सा बन जाए तो हम ताकत दिखाने के लिए नहीं है। जाहिर तो तौर पर, ये लेकिन ताकत पूरी दिखाने तरह से वाले ताकत प्रत्याशी की को नुमाइश ही जब बन जाए राजनीति और सरोकार भटक जाए, तो फिर यही सामने होता है कि राजनीति में अपराधीकरण और अपराधियों में राजनीति फिर दिखाई पड़ने लगती है। बहुत